हेलो दोस्तों। बोर्ड परीक्षा के लिए जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों में से मैंने 10 प्रश्न की एक सूची बनाई है और इसके बाद मैं फिर आपको अगले 10 प्रश्न की एक सूची प्रस्तुत करूंगा। तो ये जो 10 प्रश्न की सूची है ये 2 मार्क्स वाले प्रश्न हैं जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, 2 अंक के क्वेश्चन हैं। तो हम आइए इन सब पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है पर परागण का वर्णन कीजिए। आप लोग इसको पहले दूसरे चैप्टर में ही पढ़े होंगे कि पर परागण क्या है। पर परागण के बारे में बताया गया होगा कि जो कोई भी पुष्प के जो परागकण होते हैं वह उसके परागकोश से निकलकर और वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो परागकोश से निकल करके और उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो इस क्रिया को हम पर परागण कहते हैं, अर्थात क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है भ्रूण क्या है। भ्रूण का मतलब होता है इम्ब्रायो। तो जाइगोट जानते ही होंगे आप कि मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट ये विकसित होकर के जाइगोट बनता है और जाइगोट जो है यह डेवलप करके भ्रूण बनता है, इम्ब्रायो बनता है। तो जाइगोट से भ्रूण बनने की जो क्रिया है उसको हम भ्रूणोद्भव कहते हैं और भ्रूण का निर्माण मुख्य रूप से युग्मनज के कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। तो हम लिख सकते हैं कि युग्मनज से कोशिका विभाजन के बाद भ्रूण का निर्माण होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मोनोकार्पिक या पॉलीकार्पिक पौधे। मोनोकार्पिक प्लांट्स और पॉलीकार्पिक प्लांट्स में क्या अंतर है, अर्थात मोनोकार्पिक पौधे और पॉलीकार्पिक पौधे में क्या अंतर है। मोनो का मतलब होता है एक और पॉली का मतलब होता है अनेक। तो जो पौधे 1 वर्ष तक जीवित रहते हैं और एक ही वर्ष में वो अपने फूल फल सारे दे देते हैं, ऐसे पौधे को हम कहते हैं मोनोकार्पिक पौधे। और ऐसे पौधे जो कि अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं और फल फूल देते रहते हैं, तो ऐसे पौधे को हम कहते हैं पॉलीकार्पिक पौधे। तो अब आप इसका आसानी से उत्तर लिख सकते हैं। मोनोकार्पिक पौधे का एग्जाम्पल हो जाएगा गेहूं। गेहूं के बारे में आप जानते होंगे, वह ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक जीवित रहता है, 5 महीने तक जीवित रहता है। तो 5 महीने में ही यह एक बार यानी कि वर्ष के अंदर ही वो दे देता है फूल फल और फिर उसका जीवन भी समाप्त हो जाता है। तो इसको हम मोनोकार्पिक कहेंगे। और पॉलीकार्पिक हम उसको कहेंगे जो कि अनेक वर्षों तक, जैसे कि बड़े बड़े वृक्ष, आम का जो पेड़ है वह कई वर्षों तक लगातार देता रहता है फल फूल, तो हम इसको पॉलीकार्पिक प्लांट कहेंगे। उसके बाद है डाउन सिंड्रोम क्या है। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है उस गुणसूत्र में एक की कमी हो जाती है। 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में से एक की कमी हो जाती है, तो हम उसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम। यह प्रायः बच्चों में होता है, प्रायः क्या यह बच्चों में ही होता है, शुरुआती लक्षण ही प्रकट हो जाते हैं। डाउन सिंड्रोम में मुंह गोल हो जाता है, मुख खुला हुआ, जीभ खुला हुआ, लार टपकता हुआ जैसा, और मंद बुद्धि के बालक होते हैं। यह एक बीमारी है। यह बीमारी चूंकि मंगोल में रहने वाले लोग, मंगोलियंस की तरह लोग हो जाता है उसमें, यानी इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति ऐसा दिखता है जैसा मंगोलियन होते हैं, इसलिए इसको मंगोलियन रोग या मंगोलिज्म भी कहते हैं। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि डाउन सिंड्रोम को हम क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा मंगोलिज्म या मंगोलियन रोग कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है आरएनए के कार्यों का वर्णन कीजिए। आरएनए के बारे में तो आप पढ़े ही हैं, आरएनए, डीएनए और आरएनए। तो आरएनए जो होता है, यह आरएनए 3 प्रकार का होता है। एक होता है मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, एक होता है आरआरएनए और एक होता है टीआरएनए। मूल रूप से अगर कहा जाए कि आरएनए का कार्य क्या है, तो आरएनए आनुवांशिक संरचनाओं को ढोने का कार्य करता है, यानी डीएनए आनुवांशिक संरचनाओं का केंद्र होता है और आरएनए जो है वह आनुवांशिक संरचनाओं को ढोने का काम करता है। अब ये आनुवांशिक संरचनाओं को ढोने के साथ साथ प्रोटीन सिंथेसिस अर्थात प्रोटीन संश्लेषण का भी
कार्य करता है। तो अगर आरएनए के कार्य के बारे में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि यह जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ढोने के साथ साथ प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। इसी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन का कार्य और ट्रांसलेशन का कार्य। ये दोनों कार्य जो है यह आरएनए के द्वारा होता है। मूल रूप से ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन ये दोनों जो कार्य होते हैं या प्रोटीन संश्लेषण के अंतर्गत ही आते हैं। तो हमने पढ़ लिया आरएनए क्या है, मतलब आरएनए का कार्य क्या है, डाउन सिंड्रोम क्या है। अब है एक प्रश्न, निकोटीन के प्रभाव पर नोट लिखिए। अर्थात यह 2 नंबर का प्रश्न पूछेगा, निकोटीन के प्रभाव पर, हानिकारक प्रभाव पर नोट लिखिए या तंबाकू के हानिकारक प्रभाव पर नोट लिखिए। वास्तव में तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि निकोटीन का हानिकारक प्रभाव लिखिए या फिर तंबाकू का हानिकारक प्रभाव लिखिए। तो दोनों में यही होगा। तंबाकू का, निकोटीन का जो हानिकारक प्रभाव है, सबसे पहला है मुख का कैंसर। तंबाकू का या निकोटीन का हानिकारक प्रभाव मुख का कैंसर। दूसरा प्रभाव जो इसका होगा वह है गला संबंधी रोग। तीसरा जो है वह है हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप। और चौथी जो बीमारी है यह है फेफड़ा संबंधी रोग। ये बीमारी, 4 बीमारियां हो सकती है। निकोटीन के ये 4 हानिकारक प्रभाव होते हैं। उसके बाद है अगला प्रश्न है, किण्वित पेय किसे कहते हैं। किण्वित पेय का मतलब होता है फर्मेंटेड बेवरेज। फर्मेंटेड जो शब्द आया है वह आया है फर्मेंटेशन से, किण्वन से। किण्वन क्या है, जब किसी भी स्टार्च में, शुगर में बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणु के द्वारा एंजाइमों की सहायता से उसको अम्ल में, अल्कोहल में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो इस क्रिया को किण्वन कहते हैं। और इस पद्धति द्वारा बनाए गए पेय पदार्थ को हम किण्वित पेय पदार्थ या फर्मेंटेड बेवरेज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि विस्की जो है, रम जो है, जो नशीले पेय पदार्थ होते हैं, इसके साथ ही कुछ ऐसे पेय पदार्थ भी हैं जो नशीले नहीं हैं। इन सभी चीज़ों को बैक्टीरिया के द्वारा किण्वित करके बनाया जाता है। तो हम लिखेंगे कि जब किसी स्टार्च को अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम किण्वन कहते हैं। और किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा जो पेय पदार्थ बनाया जाता है उसको हम किण्वित पेय अर्थात फर्मेंटेड बेवरेज कहते हैं। तो किण्वित पेय क्या है ये आप जान चुके हैं। अब है जैविक कीटनाशी क्या है। जैविक कीटनाशी क्या है। बायोटिक इंसेक्टिसाइड। जैविक तरीके से कीटों को मारने के लिए जो कीटनाशी बनाए जाते हैं, जैविक तरीके से जीव जंतुओं की सहायता से, पेड़ पौधों की सहायता से, जैविक उत्पादों की सहायता से, जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से जो कीटनाशी बनाया जाता है, इस कीटनाशी को हम जैविक कीटनाशी कहते हैं। जैसे प्रायः खेतों में लोग नीम का प्रयोग करते हैं, तो नीम का प्रयोग कीड़े को मारने के लिए किया जाता है। यह भी एक तरह का जैविक नाशी होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द्विखंडन जनन किसे कहते हैं। तो मूल रूप से अमीबा में आप लोगों ने देखा होगा कि यह अमीबा है और ये आगे जाकर के 2 पुत्री कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं द्विखंडन। यानी कि प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन की ऐसी विधि जिस विधि में एक कोशिकीय जीव विखंडित होकर 2 पुत्री कोशिकाओं में विभक्त हो जाते हैं, उसे हम द्विखंडन जनन कहते हैं। अंग्रेजी में इसको बाइनरी फिजन कहते हैं। अमीबा में, पैरामीशियम में और बैक्टीरिया में इसी विधि द्वारा प्रजनन होता है। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्राथमिक एवं द्वितीयक जनन अंग में क्या अंतर है।
व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो देखिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है, प्राथमिक जनन अंग जो होता है, वह मूल रूप से युग्मक का निर्माण करता है, गैमेट्स का निर्माण करता है। स्त्रियों में अंडाशय ओवरी, और पुरुषों में विषण अर्थात टेस्टिस, ये जो है यह प्राथमिक प्रजनन अंग है। और द्वितीयक प्रजनन अंग वे अंग होते हैं जो युग्मकों को ढोने का कार्य करते हैं। अब यहाँ देखिए, वृषण निर्माण करता है नर युग्मक का, अंडाशय निर्माण करता है मादा युग्मक का, तो यह हो गया प्राथमिक प्रजनन अंग। और उसी तरह से जो दूसरे अंग हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ट्यूब है, अंडवाहिनी है, तो यह क्या करता है, अंडाणुओं को पहुंचाने का काम करता है दूसरे स्थान पर, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, द्वितीयक प्रजनन अंग। इसके साथ हम फिर 10 ऐसे ही क्वेश्चन लेकर के आएंगे और वो भी इम्पोर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा। तब तक आप इन प्रश्नों को अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।